चलिए देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, आरटी 2011 में सम्मिलित है। राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली, पूरा नाम है 2011। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली आपका 2011 याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए इसके अंदर अपन देखते हैं 2011 के अंदर कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अध्याय 7 और धारा 38 में है, आरटी 2009 में है। ये ध्यान रखना है, जब आरटी 2009 बनी थी तब मूल में कितने अध्याय थे, 7 थे, और धाराएं कितने थी, 38। फिर 2012 में संशोधन कर दिया गया और धारा संख्या 1 बढ़ा दी गई। यानी वर्तमान की बात करें तो आरटी के अंदर 7 अध्याय और 39 धाराएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये पूछ रहा है 2011 की पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर सभी ने दे दिया है बिल्कुल। इसमें 10 अध्याय हैं और धारा कितनी है, 29 है। ध्यान रखना 10 अध्याय धारा 29। अगर तुलनात्मक रूप से बात करें तो फिर कितने अध्याय अलग हो गए, 3 अध्याय अलग हैं। इसमें 3 अध्याय अलग हैं, एक्स्ट्रा है किसमें, आरटी 2011 में। परंतु देखो 39 और पुराने वाली में कितनी धाराएं थी, तो 10 धाराएं कम हैं। ध्यान रखना है 10 धाराएं कम है। तो इसका राइट आंसर आपके सामने है, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। आरटी 2011 में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख किस अध्याय में किया गया? चलिए प्रश्न दीजिए, आंसर दीजिए कि आरटीई हाँ जी राइट टू एजुकेशन 2011 में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख किस अध्याय में किया गया? तो आपको अध्याय बताना है जी, बताइएगा किस अध्याय में किया गया। हाँ जी सर, और क्लास नहीं लोगे? बिल्कुल नहीं लेंगे भाई, समय नहीं है, 10 दिन का समय आपके पास बचा है। अब खुद की तैयारी पर ध्यान देना है, जितने करवा दिए उनको रिपीट करना है। जितना सिलेबस था आपका सारा का सारा हमने आपको समाहित करके एक सीरीज के रूप में दे दिया है। ज्यादा प्रश्न करवाने का कोई चित्त नहीं है, जो महत्वपूर्ण थे वो सारे आपको करवा दिए हैं। अगर ज्यादा दिन कर रहा है तो पीछे की आपकी प्रचंड प्रश्नोत्तरी शुरू की हुई थी, उसमें और वीडियो है, वहां से भी आप देख सकते हैं। एक मैराथन क्लास है, वो भी आप देख सकते हैं, प्रश्न उसी में से आने हैं। चलिए इसका प्रश्न आप क्या बता रहे हैं, तो देखिए आरटी 2011 की बात कर रहा है और इसमें एसएमसी को पूछ रहा है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा एसएमसी का जो उल्लेख है वो अध्याय 2 के अंतर्गत किया गया। एसएमसी का उल्लेख किसमें किया गया है, अध्याय 2 के अंतर्गत किया गया। बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ओके, समझ में आ गया। अगर हम आरटी 2009 की बात करें तो उसमें काम किया गया, तो ध्यान रखिएगा उसमें अध्याय 4 में किया गया। इतना फर्क है। आरटी 2009 के अंदर एसएमसी का उल्लेख जो किया गया है वो आरटी 2009 की 4थे अध्याय में किया गया है, ध्यान रखिएगा, और इसमें अध्याय 2 में किया गया, इतना फर्क है। ओके चलिएगा, साथ में आरटी भी हो रही, 2009 भी करवा देंगे इसके साथ साथ। एसएमसी की साधारण समिति की बैठक आयोजित होती है। देखिए मैंने आपको बताया एसएमसी जो स्कूल में बनती है उसमें 16 सदस्य होते हैं, आपको बताया था। इसकी 2 सभाएं होती है, एक साधारण सभा होती है, एक साधारण समिति कह दो, एक होती है कार्यकारिणी समिति। तो ये आपको पूछ रहा है कि साधारण समिति की बैठक कब होती है। 2 प्रकार की समितियां हैं, तो 3 वर्ष में एक बार, 4 माह में एक बार, प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक माह में 2 बार। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सॉरी यहां से गलत हो गया, ये वर्ष नहीं करना है, यहां माह करना है। 3 माह में एक बार, ठीक है, 3 माह में, ये वर्ष नहीं आएगा, ठीक है। 3 माह में एक बार, 4 माह में एक बार, प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक माह में 2 बार। चलिए आंसर दीजिए। हाँ जी, एसएमसी की साधारण समिति की बैठक आयोजित होती है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का आंसर, हाँ जी आपने दे दिया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया उत्तर दे रहे हैं सभी। हाँ जी, तो ध्यान रखना है किसकी बात हो रही है, जनरल कमेटी की बात हो रही है, साधारण समिति की बात हो रही है। और साधारण समिति की बैठक है कितने, 3 माह में एक बार करनी अनिवार्य है। 3 माह में कितनी बार, एक बार होगी, ध्यान रखना है। ये बताया था मैंने, देखो साधारण समिति की बैठक 3 माह में एक बार और कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक अमावस्या को होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। अभी कंफ्यूज हो रहे हो तो आगे जाकर तो पक्का कंफ्यूज होगे तुम। एसएमसी की साधारण समिति की जो बैठक है वो 3 माह में एक बार होगी
और अगर आपको पूछे कार्यकारिणी समिति की बैठक तो ध्यान रखना प्रत्येक आवश्यक होती है, तो परंतु मैंने यहाँ साधारण समिति पूछा है तो इसका राइट आंसर 1 नंबर होगा। ठीक है, हाँ जी, अच्छी तरह से प्रश्नों को पढ़ो फिर इसका उत्तर दो भाई। आरटी 2011 में विशेष प्रशिक्षण अपेक्षित बालकों की कालावधि होगी, यानी आरटी के अंदर 2011 के अंदर ये बात कही गई है कि कुछ विशेष ट्रेनिंग वाले बच्चे होंगे, उन्हें कितनी कालावधि में उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो सामान्य बालक की श्रेणी में आ जाए। तो विशेष प्रशिक्षण के जो योग्य बालक होंगे उन्हें कितना क्या दिया जाएगा, 3 माह में न्यूनतम 3 माह का समय दिया गया है, 2 वर्ष अधिकतम दिए गए हैं। ठीक है, 2 माह न्यूनतम दिए गए हैं, 3 वर्ष अधिकतम दिए गए हैं, 6 माह न्यूनतम दिए गए हैं, 4 वर्ष अधिकतम दिए गए हैं, 3 माह न्यूनतम दिए गए हैं, 4 वर्ष अधिकतम दिए गए हैं। तो बताइएगा आरटी के तहत ये आपका कौन सा प्रश्न इसका आंसर सही होगा, बताइए। विशेष प्रशिक्षण अपेक्षित बालकों की कालावधि क्या होगी। हाँ, प्रश्नों को सही से पढ़ते नहीं है तब गलत होते हैं, बिल्कुल राइट बात कह रहे हो बेटा, प्रश्नों को ढंग से नहीं पढ़ते हो तभी गलत होते हैं, बिल्कुल सही बात। विशेष प्रशिक्षण उन बालकों को दिया जाता है जो पिछड़ जाते हैं, या मान लो स्कूल में समय पर एडमिशन नहीं हुआ तो पिछड़ गए, तो उन बालकों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। वो न्यूनतम कितना समय रखा गया और अधिकतम कितना रखा गया है, ठीक है, बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा न्यूनतम 3 माह का समय रखा गया है कि उन्हें कम से कम 3 माह के अंदर ट्रेन किया जाए, अधिकतम अगर ज्यादा पिछड़े हैं तो 2 वर्ष में उन बालकों को ट्रेनिंग दी जाए। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर कितना है, 3 माह न्यूनतम और 2 वर्ष अधिकतम होगा। याद रह जाएगा, 3 माह न्यूनतम और 2 वर्ष अधिकतम होगा। हाँ जी, आरटी 2011 के बिल्कुल ये नए प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है। हाँ जी, आपको शायद ही कहीं सर्च करने पर भी ना मिले, ये प्रश्न बिल्कुल हमने अपने हाथों से तैयार किए हैं और हमारे माइंड से तैयार किए हैं। तो देख लीजिए, एक एक चीज आपके यहाँ सामने क्लियर होती जाएगी। ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिएगा, आरटी 2011 में उल्लेखित कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय स्थापना हेतु क्या आवश्यक है, यानी आपको बताया गया था विद्यालय की दूरी, बताया गया था। आरटी 2009 की कौन सी धारा में थी, 6 में थी। आरटी 2009 की कौन सी धारा में है, 6 में है। परंतु यहाँ ये क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि विद्यालय स्थापना के लिए मान लीजिए आपको कक्षा 6 से 8 का विद्यालय स्थापित करना है, तो इनमें से कौन सी अनिवार्यता होगी तो वो विद्यालय स्थापित होगा। तो पूछ रहा है 6 से 11 वर्ष के न्यूनतम 20 बालक होने चाहिए। चलो देखते हैं, कक्षा 5 में न्यूनतम 30 बालक होने चाहिए, कक्षा 5 में न्यूनतम 150 बालक होने चाहिए और कक्षा 5 में न्यूनतम 70 बालक होने चाहिए। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आरटी 2011 में उल्लेखित कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय स्थापना हेतु क्या आवश्यक है, यानी कक्षा 6 से 8 का यानी उच्च प्राइमरी स्कूल की आपने स्थापना करवानी है, उच्च प्राथमिक विद्यालय की आपने स्थापना करवानी है, उसके लिए क्या मापदंड है ये पूछ रहा है वो। बस आंसर नहीं आए मतलब आपने इस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं। ध्यान रखिएगा 6 से 11 वर्ष के अगर बालक हैं तो इनके लिए तो अगर 20 बालक हैं तो ध्यान रखिएगा वहां पर आपका कक्षा 1 से 5 का विद्यालय स्थापित किया जाएगा और वहां की आबादी कितनी होनी चाहिए, 150 जनसंख्या होनी चाहिए, 150 लोग वहां पर होने चाहिए। और उनके कितने बच्चे, 20 अगर बालक हैं पढ़ने वाले 6 से 11 के, तो वहां कक्षा 1 से 5 का विद्यालय स्थापित कर दिया जाएगा। ये आपको बताया गया है, ठीक है। ये तो 1 से 5 की बात होगी। अब पूछ रहा है 6 से 8 की, तो कक्षा 5 में न्यूनतम कितने बालक होने चाहिए, 30 बालक अगर कक्षा 5 के अंदर हैं तो वहां पर 6 से 8 का विद्यालय खोला जाएगा, अन्यथा ये डिमांड पूरी नहीं होती, कक्षा 6 से 8 का विद्यालय नहीं खोला जाएगा। बस इसका राइट आंसर 2 नंबर ही है, कक्षा 5 में न्यूनतम 30 बालक होने पर ही विद्यालय खोला जाएगा 6 से 8 का। और 150 की जनसंख्या होनी चाहिए, ये बता दिया है। 150 जन समुदायों का ढाणी कोई भी छोटा सा कस्बा हो सकता है जहां 150 लोग रहते हो, ठीक है, तो वहां विद्यालय खोला जाएगा। चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है, आरटी 2011 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की पूर्ति की जाएगी, यानी वो जो 25% बालकों का फ्री एडमिशन लेती है आरटी, उनकी जो भरण पोषण है, उनकी जो फीस है, ठीक है, फीस या ट्यूशन कह सकते हैं, इसे ट्यूशन फीस बोला जाता है। इन ट्यूशन फीस को कौन देगा ये पूछ रहा है आपका। ये ट्यूशन फीस कौन देती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार वहन करती है।
60-40 का अनुपात रहता है। ये किस धारा के अंदर उल्लेखित किया गया है? अगर मैं आरटी 2009 की बात करूं तो आपको याद करवा देता हूं, आरटी 2009 में ये किसमें कहा गया है? धारा 12 के अंदर ये बात की गई है कि आपके कौन से SC ST न्यूनतम दुर्बल वर्ग, OBC जो आपके बीपीएल परिवार धारक है, उनके टोटल कक्षा 1 के विद्यार्थियों का 25% कक्षा 1 से लेकर 8 तक क्या किया जाएगा? फ्री एडमिशन लिया जाएगा, और जिसका वहन राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार दोनों करती हैं। हाँ जी, तो यहां आपसे पूछ रहा है आरटी 2011 में इसका उल्लेख कहां है? आरटी 2009 के अंदर तो इसका 12वीं धारा में उल्लेख है, परंतु ध्यान रखिएगा आरटी 2011 की बात कर रहा है तो धारा 10 के अंदर इस बात का उल्लेख है किया गया है। अब आपको पता, सॉरी ये गलत हो गया, आरटी 2010 में नहीं है, 11 में है। 2011 के अंदर इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया। बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका। हाँ जी, इसका बी राइट आंसर होगा, इसका बी राइट आंसर। हाँ कोई बात नहीं, मानवीय भूल है, कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भूल हो गई तो एक त्रुटि है, हम गलत बजट पढ़ देते हैं कई बार, तो हो सकता है, हम भी तो टीचर ही हैं, हमारे से भी भूल हो जाती है, तो इसका 2 नंबर राइट आंसर होगा बेटा, 2 नंबर राइट आंसर होगा। चलिए 7 नंबर, सुमेलित नहीं है। क्या पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है आपसे। क्या चीज सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है? आयु के सबूत के लिए दस्तावेज की धारा 12 है, ठीक है जी। प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि धारा 13 में है, ठीक है। विद्यालय की मान्यता धारा 14 में है, और 25% बालकों का निःशुल्क प्रवेश धारा 17 में है। बताइएगा किस धारा के अंदर ये बात की गई है? अब मैंने 3 धाराएं आपको यहां याद करवाई है। देखो, अगर आपके पास आयु के लिए कोई सबूत नहीं है, बालक के पास ना उसके पास जन्म प्रमाण पत्र है, ना कोई नर्स का लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप बच्चे को प्रवेश के लिए मना नहीं करेंगे सरकार ने कहा, तो उसके लिए आईडी क्या क्या लगेगी? तो आईडी क्या क्या लगेगी वो चीजें आपको सब बता चुके हैं। चाहे दाई लिख के दे दे, नर्स लिख के दे दे, उसके माता पिता लिखित में दे दे, उसका जन्म प्रमाण पत्र है वो दे दे, माता पिता का आधार कार्ड लग जाए, शादी का प्रमाण पत्र लग सकता है, ये सब चीजें लग सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, आयु के लिए तो ये सबूत बिल्कुल धारा 12 के अंदर ये बात की गई है। परंतु आरटी की बात करूं, आरटी 2009 में, आरटी 2009 में ये कौन से में की गई है? नो ऑब्जेक्शन, नो बर्थडे सर्टिफिकेट, तो धारा 14 में है, उसमें धारा 14 में है। प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि, बच्चा कभी भी आ सकता है, वो आरटी 2009 में तो 15 में कहा गया है, ठीक है, ऑब्जेक्शन वाली बात कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, और इसमें धारा 13 में कहा गया, यानी 2 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर है ये ध्यान रखना है, 2 का अंतर है। 2009 में 14 में है, इसमें 12 में है, इसमें देखो 15 में है, इसमें 13 में है। यहाँ विद्यालय की मान्यता धारा 14 के अंदर की गई है, ठीक है, और वहां कितने में की गई है? तो वहां आर कितने पे आता है? रजिस्ट्रेशन कितने पे आता है? क्यू 17वां 18 नंबर पे आएगा। आरटी 2009 में ये बात कितने पे की गई है? 18 नंबर पे की गई है। फिर है 25% बालकों का निःशुल्क प्रवेश, धारा 17 में नहीं है, 17 में नहीं है, ये 11 में, और आरटी 2009 के अंदर ये कितने में है? धारा 12 में है। तो ध्यान रखना, ये 11 क्या है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत तथ्य है, ये इसका गलत तथ्य है। दोनों चीजें आप तुलनात्मक रूप से पढ़ोगे तो याद रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी ये। इसीलिए इस क्लास को हम अंतिम में लेके आए ताकि आपको तुलनात्मक अध्ययन करवा सकें इसका। प्रश्न संख्या 8 है, आरटी 2011 में अध्यापक के लिए अर्हताएं किस अध्याय में है? यानी अध्यापक के लिए क्या योग्यताएं होंगी, ये बात किस अध्याय के अंतर्गत की गई है? बताइएगा, हाँ बताइए। अध्यापक के लिए अर्हताएं किस अध्याय में है? अध्यापक पद के लिए अर्हताएं किस अध्याय में है? हाँ ये बताना है आपको, बिल्कुल बताइएगा। उसमें तो अध्याय 4 में है, किसमें? आरटी 2009 में तो ये बात अध्याय 4 के अंदर है, परंतु 2011 में कौन से अध्याय के अंदर है ये? तो ध्यान रखना, ये टेढ़े चलते हैं, टेढ़े का मतलब है उससे एक कदम आगे चलेगा। लास्ट में आपको इसका सार बताऊंगा मैं। अध्याय 5 के अंदर ये बात है की गई है, अध्याय 5 में ये बात की कैसे गुरुजी? यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 2009 की, ये 2009 की क्या है? आरटी की धारा अध्याय। तो ध्यान रखना, यहाँ 1 बराबर है, परंतु यहाँ जो 2 नंबर अध्याय है वो यहाँ 3 नंबर अध्याय है, यहाँ जो 2 नंबर अध्याय है वो अलग जोड़ा गया, ठीक है। यहाँ पे जो 3 नंबर है वो यहाँ पे 4 नंबर है, और यहाँ पे जो 4 नंबर अध्याय है वो वहां पे 5 नंबर है। यहाँ एक 6 नंबर अध्याय अलग जोड़ा गया है। यहाँ जो 5 नंबर है
वो यहाँ पे आपके पास 7 नंबर पे है, और यहाँ एक 8वां अध्याय नया जोड़ा गया है, और यहाँ जो 6 नंबर अध्याय है वो 9 नंबर पे है, और यहाँ 7 नंबर अध्याय है वो कितने पे है, 10 पे है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, टेढ़े चल रहे हैं ये, ऐसे पैरेलल में चल रहे हैं, तो ध्यान रखना। इसका राइट आंसर है 5 नंबर अध्याय 5 है, 1 नंबर ऑप्शन अध्याय 5। थोड़ा सा अगर आपको आरटी 2009 याद है तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी सीखनी। आरटी 2011 में अध्यापकों के वेतन भत्ते व सेवा के निबंधों का उल्लेख कहां किया गया? किस धारा के अंदर ये बात की गई है कि अध्यापकों को वेतन भत्ते जो दिए जाएंगे वो, हाँ जी, आरटी 2009 में इसका उल्लेख नहीं है, परंतु यहां पर इस बात का उल्लेख किया गया है आरटी 2011 में। तो कौन सी धारा के अंदर कहा गया है ये बताइएगा। हाँ जी बताओ, अध्यापकों के वेतन भत्ते व सेवा के निबंधन का उल्लेख किस धारा में किया गया? ठीक है, एस टी यू और बी देख लेते हैं। हाँ, तो अध्यापकों के वेतन भत्ते सेवा के निबंधन, ये सेवा के निबंधन बस हो गया ना। 19 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने तो ऐसे याद है, एस से सेवा जोड़ा हुआ है, तो 19 का 1 नंबर राइट आंसर है। 19 का 1 नंबर राइट आंसर है जी, 19 का 1 नंबर राइट आंसर है। 10 नंबर, आरटी 2011 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात रिक्त पद की अवधि क्या है? यानी ये जो बात अपनी यहाँ की गई थी कि इसमें आरटी 2009 की बात करें, पहले मैं साथ में आरटी 2009 भी रिपीट करवा रहा हूं आपको। यह धारा 15 में बात बताई गई है कि क्या अनुपात रहेगा। अगर वो अनुपात खाली होता है तो आपको कितने माह के अंदर, ये धारा 26 में कहा गया है 10% से अधिक खाली नहीं होगा। अगर होता है तो वो कितने माह के अंदर पूरा किया जाएगा? 6 माह में पूर्ति की जाएगी, 8 माह में पूर्ति की जाएगी, 3 माह में पूर्ति की जाएगी, या 3 साल में पूर्ति की जाएगी। यानी किसी विद्यालय में कोई भी अध्यापक का पद खाली है तो उसे कितने माह में भरने का प्रस्ताव, यानी कितने माह में भरा जाएगा, ये बात आरटी में कहा गया है। तो किसके हिसाब से कहा बताइएगा। हाँ जी, 10 नंबर का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सबको याद है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, सब लोग इसे याद करने का प्रयास करेंगे। हाँ, तुक्के मारने वाले भी थोड़ा सा याद हो जाएगा, क्योंकि आपने पॉलिटिकल में तुक्के मार मार के इतनी पढ़ रखी है पॉलिटिकल है, और ये प्रश्न लाने का औचित्य मेरा यही था कि आपने पॉलिटिकल रट रखी है। तो ध्यान रखना, ये 3 माह होगा, 3 माह के अंदर वो सीटें भरी जाएंगी, ऐसा आरटी 2011 में कहा गया है। परंतु ये धरातल पर कुछ अलग होती है ना, और कागजों में बातें कुछ अलग होती हैं, इसलिए ध्यान रखा करो, कागजों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब ये कोई भी योजना धरातल पर है, ठीक है, धरातल पर होती है तो दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं। आज एग्जाम है तो हमारा एग्जाम नहीं है। आरटी 2011 के अध्याय 7 की किस धारा में प्रमाण पत्र प्रदान करने का उल्लेख है? अगर मैं प्रमाण पत्र की बात करूं तो उसमें अध्याय 5 के अंदर है। इसमें अध्याय 5 के अंदर आरटी 2009 के अंदर इस बात का उल्लेख है कि उनका पहले मूल्यांकन किया जाएगा धारा 29 में, और 30 में उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यह आरटी 2009 की धारा में है। परंतु ये 2011 की धारा पूछ रहा है कि 2011 के अंदर ये धारा कौन सी है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ कौन सी धारा है। हाँ जी, मैं वो प्रश्न सबसे अंत में आएगा कि कौन कौन से अध्याय नहीं है आरटी 2009 में, वो प्रश्न भी इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है, आप टेंशन न लें, अभी बता दिया जाएगा। तो इसमें आपको प्रश्न पूछ रहा है, बताइएगा। तो इसका ध्यान रखना, अध्याय 7 की किस धारा में प्रमाण पत्र होता है, कोई भी सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है, कोई भी सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्रमाण पत्र को हम क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट बोलते हैं। यानी सी, और सी कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है, 1 2 3, ये रहा 3 नंबर पर है। तो अध्याय 23 के अंदर इस बात का उल्लेख, धारा 23 में इसका उल्लेख किया गया है, और अध्याय 7 के अंदर ये बात की गई। अध्याय 7 के अंदर, अरे भाई प्रमाण पत्र को क्या बोलते हो, करेक्टर सर्टिफिकेट ऐसे बोल लो, सर्टिफिकेट ही तो बोलते हैं प्रमाण पत्र को। और सी कितने नंबर पे आता है, 3 पे आता है गुरुजी, और ये 3, ठीक है। तो ये लीजिए, आपका प्रमाण पत्र वाला भी फंडा खत्म कर दिया है, अगर याद रखोगे तो। ये चीजें आपको इस तरह से याद रहेंगी, मुझे पता है। आरटी 2011 के किस अध्याय में शिकायत निवारण का उल्लेख है? ध्यान रखिएगा, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। आरटी 2009 के अंदर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था, ये नया अध्याय जुड़ा गया है।
हाँ जी, कौन सा अध्याय है ये आपसे पूछने का प्रयास वो कर रहा है। शिकायत निवारण, अध्यापक को शिकायत होती है तो वो बीडीओ के पास जाएगा, बीडीओ से उस शिकायत का निवारण यानी ब्लॉक स्तर पे जाएगा, ब्लॉक स्तर पे नहीं होता है तो सीबीओ के पास जाता है, सीबीओ से नहीं होता है तो डिस्ट्रिक्ट पे जाता है, और डिस्ट्रिक्ट पे भी नहीं होता है तो फिर संभाग स्तर पे जाता है। इस तरह की एक प्रक्रिया है। और वैसे ही गार्जियंस है, गार्जियंस की कोई समस्या का समाधान करने के लिए पहले एसएमसी के पास जाएगा, एसएमसी के बाद पीईओ के पास जाएगा, पीओ से बीओ के पास, बीओ से सीओ के पास, फिर डीओ के पास, इस तरह से ऊपर बढ़ता जाता है। वैसे अध्यापकों का होता है, बच्चों का होता है, बच्चों को अगर कोई शिकायत है तो इस चीज का जिक्र कहाँ किया गया ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये अध्याय कौन सा है, 8 नंबर अध्याय है जिसमें शिकायत का निवारण किया जाता है। ये शिकायत निवारण नाम से अध्याय है, ये रहा शिकायत निवारण। तो ध्यान रखना है शिकायत कितने बजे बाद में करनी है, 8 बजे बाद में शिकायत करनी है, ऐसे याद रखना है। कोई भी शिकायत है वो 8 बजे बाद में सुनी जाएगी, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, रात के 8 बजे बाद में आदमी घूंटियों घाटियों मार ले फिर भी बाद में शिकायत सुन जोग हो जाए। ठीक है, आगे 13 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, आरटी 2011 के किस धारा में बालकों व माता पिता की शिकायत का निवारण का उल्लेख किया गया है। अभी बता के गया था आपको कौन सा अध्याय है, 8वां अध्याय है, उसमें माता पिता की शिकायत का निवारण किसके तहत किया गया है, यह आपसे पूछने का प्रयास वो कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा धारा 24 में अगर बात करें तो अध्यापकों के लिए है ये धारा 24 तो, और माता पिता के लिए कौन सी है भाई, माता पिता के लिए धारा 25 है, माता पिता। ठीक है, बीई, ठीक है, बी की बात करें तो बिलीव करना है किसको, माता पिता को, बालक को। तो ध्यान रखना है बालक के, हाँ जी, ये बालक के माता पिता की बात कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रखेंगे। धारा 25 के अंदर इस बात का उल्लेख है किया गया, धारा 24 में अध्यापक की शिकायत के निवारण का उल्लेख किया गया। ठीक है, 13 का 3 नंबर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, धारा 28 में वर्णित राज्य सलाहकार परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। यह प्रश्न अपने अध्याय 6 के अंदर है, वहां पे अध्याय 6 आरटी 2009 के अध्याय 6 के अंदर है, ध्यान रखिएगा। और वहां पे अध्याय की धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, बाल संरक्षण का गठन किया जाता है, और धारा 34 के अंदर है राज्य बाल संरक्षण का, हाँ जी। तो देखो फिर यहाँ पे देखते हैं, एक अध्यक्ष 14 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष 15 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष 16 सदस्य होते हैं, या एक अध्यक्ष 21 सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कोई भी राज्य बाल संरक्षण आयोग है चाहे राष्ट्रीय आयोग है तो उसमें ध्यान रखना कुल 15 सदस्य होते हैं। ध्यान रखना उसमें कुल कितने होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्यों में से एक अध्यक्ष होता है और 14 सदस्य होते हैं। यही राज्य समिति में होते हैं और यही आपकी राष्ट्रीय समिति में होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर एक अध्यक्ष प्लस 14 सदस्य होते हैं। ओके, बिल्कुल राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, आरटी 2011 में किस अध्याय में बालक अधिकारों का संरक्षण का उल्लेख है, किस अध्याय में बालकों के संरक्षण का उल्लेख है, बताइएगा। मैंने बता दिया आरटी 2009 में, तो ये किसमें है, 6 नंबर पे है। आरटी अध्याय 6 में इसका उल्लेख है, धारा 33, 34, 35 में। परंतु यहां आपसे वो पूछ रहा है कि धारा इसमें आरटी 2011 में पूछ रहा है आपसे। तो बताओ भाई आरटी 2011 में कुछ नहीं करना, जो वहां पर है उसको घुमाना है। ये 6 है ना, इसको घुमाओ ऐसे, 6 को ऐसे, ये लो क्या बन गया, 9 में है। ये 9 में हो गया ना याद, ये 9 में है, ऐसे याद रखना है इसको। आरटी 2011 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आरटी 2011 की बात करें तो आरटी 2009 और 11 में दोनों में फर्क क्या है, ये लो। आरटी 2009 व 2011, आरटी 2009 और 2011 की तुलना में कौन कौन से अध्याय अलग है, अलग अलग है। यानी जो अध्याय आरटी 2009 में नहीं है वो अध्याय आरटी 2011 में सेम नहीं है। तो कौन कौन से अध्याय सेम नहीं है बताइएगा, क्योंकि आरटी 2009 में तो 7 ही अध्याय हैं और आरटी 2011 के अंदर 10 अध्याय यानी 3 अध्याय एक्स्ट्रा हैं। वो कौन कौन से हैं वो आपसे पूछ रहा है। हाँ जी, तो बता देते हैं, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, अब दोबारा बता देते हैं। वहां पे जो अध्याय यहाँ 2009 की आरटी दोबारा करवा रहा हूं, ये 2011 की है। ठीक है, जो अध्याय संख्या 1 है वही आरटी 2011 में 1 है, जहां निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, यानी प्रस्तावना की बात की गई है। ठीक है, फिर अध्याय 2 जो है वहां पे अध्याय 2 नहीं है, यहाँ पे अध्याय 2 दूसरा है।
अध्याय 2 की बात करें तो एसएमसी का गठन है 2011 में। यहाँ पे जो 2 नंबर अध्याय है वो यहाँ पे 3 नंबर पे है, यानी यहाँ निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की शब्दावली, भाषा शब्दावली की बात की गई है वो यहाँ पे आती है आपके। ठीक है, फिर अगर बात करें यहाँ पे आरटी 2009 के अंदर जो अध्याय संख्या 3 है वो आरटी 2011 के अंदर नंबर 4 पर है। ठीक है, और इसमें 3 में क्या कहा गया है, इसमें समुचित सरकार माता पिता के दायित्वों का वर्णन किया गया है और वो यहाँ पे किया गया है। आरटी 2009 में जो चौथा अध्याय है वो वहां पर कौन सा है, 5वां अध्याय है, किसमें, 2011 के अंदर, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ जो 5वां अध्याय है वो 5वां नहीं है, यहाँ पे छठा अध्याय अलग है, एक दूसरा अध्याय अलग हो गया छठा। और छठा किससे संबंधित है, छठा है शिक्षक से संबंधित है। किससे संबंधित है, शिक्षक से संबंधित है, ये शिक्षकों से संबंधित है। अब अध्याय आए, अगर आगे हम बात करें, यहाँ पे जो अध्याय इधर करवा देता हूं, यहाँ जो आरटी 2009 के अंदर छठा अध्याय है ना वो वहां पे कितने नंबर पर हो गया, अब 7वें नंबर पर हो गया 2011 में। ठीक है, अब ध्यान रखना है यहाँ पे जो 7वां अध्याय है, यहाँ 8वां अध्याय अलग है। 8वें अध्याय का नाम दिया गया है शिकायत निवारण। 2011 में 8वां अध्याय कौन सा दिया गया है, शिकायत। तो कितने अध्याय अलग हो गए, एक दूसरा हो गया, एक छठा हो गया और एक 8वां हो गया। इसका राइट आंसर ये होगा। और यहाँ पे जो 7वां अध्याय है वो वहां पर 9वां अध्याय है, सॉरी छठा अध्याय है वो 9वां अध्याय है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या हो गया, हाँ सही है। और यहाँ पे जो अंतिम अध्याय है वो आपका यहाँ पे 10वां अध्याय है, यहाँ पे वो 10वां अध्याय है। तो ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा, छठा, 8वां राइट आंसर है। दूसरे में एसएमसी का गठन है, छठे में आपको ध्यान रखना शिक्षक का गठन है, शिक्षक को बताया गया है क्या करना है। 8वें में शिकायत निवारण का गठन यहाँ पर बताया गया। तो ये आपके प्रश्न आरटी 2011 से संबंधित थे जिनको हमने करने का प्रयास किया। दो मिनट अभी बंद करवा देते हैं। अरे दीपक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो आपके स्कूल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। स्कूल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है जी, हाँ जी। बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है। मैं तो गोल होगी सर, कोई बात नहीं, गोल होगी तो आप बिया रट्टो लगा लो, मैंने तो आपको एक तरीका बताया है। ठीक है, बताइएगा जून 2011 में लागू की गई मुख्यमंत्री अनुप्रतिक योजना, कोचिंग योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए है। ठीक है, बहुत बता रहा है, वो कैमरा वाली है। तो बता देते हैं आपको। अनुप्रति योजना कल अपने मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की तो उसमें इसकी संख्या पहले तो 15,000 थी, अब बढ़ाकर 30,000 कर दी है। ठीक है, परंतु आपको प्रश्न जो पूछेगा वो उस बजट से नहीं पूछेगा, पुराने वाले से पूछेगा। तो उसमें आपको ध्यान रखना है 15,000 बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और किनको पढ़ाया जाएगा, अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाएगी, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। कारूराम ये गलत है। अब अगर आपको ये प्रश्न पेपर में आता है तो आप इसका 15,000 उत्तर करना, क्योंकि पेपर अब छप चुके हैं। ठीक है, पेपर अब छप चुके हैं, पेपर छप चुके हैं। अब आपका जो कल वाला बजट है उससे प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि अब तक इतनी बड़ी भर्ती है तो पेपर तो अब तक है छप चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा उसमें आपको 15,000 उत्तर करना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्न में से कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की है। बताइएगा, राजस्थान सरकार ने जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए एक निःशुल्क मोबाइल ऐप कौन सी शुरू की है। ठीक है, तो बताइएगा।
तो यहां कौन सी ऐप की बात कर रहा है? अच्छा, ये सही नहीं लिखा गया, इसको मैं सही लिख देता हूं। ये लो, दिसारी है, रीडर है, कॉम एग्जाम है या एवरनोट है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, दिसारी, बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान रखिएगा, दिसारी। वैसे तो देखें तो हाँ, एक सोचने वाली बात है माननीय मुख्यमंत्री जी की, कि इतनी योजनाएं शुरू कर देते हैं और उन्हें 2 पन्ने पढ़ने थे किसके? बजट के, और बच्चों को वो सारा बजट याद करना होता है। क्या हमारे पास एक्स्ट्रा दिमाग है जो हम इतना पढ़ पाते हैं? आप देखकर 2 पन्ने सही नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ये सोचिए कि आपने क्या सिलेबस निर्धारित कर रखा है बच्चों का। आपने सिर्फ लिख दिया करंट अफेयर्स, आपको ये नहीं पता कि उस करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें लिख दी। हो सकता है आप शिक्षा से संबंधित बातें लिख दीजिए, कोई बात नहीं, परंतु आपने तो जनगणना और सारों की दे दियो। अरे तो इतो तो मुख्यमंत्री जी आपके यम आकांक्षी मारो थे, क्या बच्चा है कंप्यूटर है? तो कम से कम आप ये सोचो कि आप बजट पढ़ते समय इतनी बड़ी गलती कर सकते हो, तो बच्चों के पास इतना कितना दिमाग है, वो कितना पढ़े। आपने एक पर्सन लिया करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स का कोई दायरा तो निश्चित करें कि ये दायरा होगा भाई। आप बजट सही नहीं पढ़ सकते तो फिर बच्चे इतना बजट याद कैसे कर लेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए आग्रह है कि आप हो सके तो कम से कम इस बात को अपने हृदय में आत्मघात करके देखें कि आपको कल कितना दुख हुआ होगा, है ना, कि एक बजट आप सही नहीं पढ़ पाए। तो बच्चे अगर जिस चीज की तैयारी करते हैं, जिस चीज को पढ़ते हैं, उससे बाहर प्रश्न चले जाते हैं, तो बच्चों को कितना दुख होता होगा। कम से कम ये बात आपके हृदय में कल तो आघात की होगी। हाँ, आप पेपर लीक हो जाता है, आप कहते हैं कोई बात नहीं हम सजा दे देंगे, तो कल जिसने बजट लीक किया या बजट को सही नहीं पढ़ पाए, क्या उसे भी सजा मिलेगी? ये प्रश्न राजस्थान की सरकार से हम पूछ रहे हैं बच्चों के माध्यम से, तो ये सोचने वाली बात है। तो ये प्रश्न बता देते हैं, चलिए हम पूछ लेते हैं। तो दिसारी ऐप इन्होंने लॉन्च की है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? दिसारी ऐप लॉन्च की है। हाँ जी, टाबरियो थारी, अब मैं तो बोल दियो है, थारी जिम्मेवारी है, पहुंचा दो मुख्यमंत्री जी तई अपनी बात ने पहुंचा दियो थे हैं। चलो चलिए, आपकी जो सीधी बात होती है मुख्यमंत्री जी से। चलिए, राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान के क्रियान्वित करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आ सकता है पेपर में, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये लास्ट प्रश्न आप एक बार देख जरूर लीजिएगा, यहां से प्रश्न जरूर मिलेंगे। ठीक है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपकी समग्र शिक्षा अभियान की जो नोडल एजेंसी है उसकी बात पूछ रहा है आपसे कि वो नोडल एजेंसी कौन सी है। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये आपको करवा दिया है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद इसकी नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। 20 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल को गोद लेने के लिए निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? आपने किसी स्कूल को गोद लेना है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा पोर्टल है वो आपको गोद लेने के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा? गूगल क्लासरूम, स्माइल, ज्ञान संकल्प पोर्टल या गूगल मीट? बताइएगा, किसी भी स्कूल को गोद लेने के लिए इनमें से कौन से पोर्टल का उपयोग किया जाता है? बताइएगा। बताइएगा, हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से हम किसी स्कूल को गोद ले सकते हैं, उसका भरण पोषण, उसके रख रखाव की जिम्मेवारी आप ले सकते हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान के नए संस्करण की समय अवधि क्या है? समग्र शिक्षा अभियान जो चलाया गया है उसकी आपको अवधि पूछ रहा है कि उसकी समय अवधि क्या बताई गई है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। समय अवधि की बात कर रहा है, तो ध्यान रखना है इसकी समय अवधि जो बताई गई थी वो कब से कब बताई गई थी? तो ध्यान रखना है 2021 से लेके 2025 बताई गई थी। सत्र कौन सा रहेगा? 2021-22 से लेके 2025-26 तक रहेगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2021, ध्यान रखना 21 रुपयों को प्रसाद चढ़ायो और 5 साल चालना है। ओके, चलिएगा। राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम का कब शुरू किया गया? पता नहीं कितनी बार मैंने प्रश्न आपको करवा दिया है, अगर अब इसका गलत उत्तर आएगा तो फिर आएगा भाई, कोई इलाज नहीं है। हाँ जी, ये प्रश्न हाँ जी बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। ये 13 अप्रैल 2020 को चलाया गया। दूसरा जो था स्माइल है आपका 2.0 कब चलाया गया? इसमें 6 महीने जोड़ो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर।
ठीक है, अक्टूबर 1 2 3 4 5 6 और नवंबर में चलाया गया था। कब चलाया गया था? नवंबर 2020 में चलाया गया था। और फिर स्माइल 3.0 की बात करें तो 3.0 कब? इसमें फिर 6 महीने जोड़ो, ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो मई में चलाया गया था। ध्यान रखना, ये आपको डेट याद करने का फॉर्मूला है, 6 महीने के अंतराल से चलाया गया है, तो इसको आप याद रख लेंगे, 1 तारीख याद रखनी है आप। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? इसमें से आपको मूल्यांकन का प्रकार पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। हाँ जी, गुरुजी प्रश्न क्या आया? हाँ जी, जो बच्चे थे वो प्रश्न सारे ले आए। तो इसमें से कौन सा एक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो ध्यान रखना, निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, मैंने कल बताया था, F1, F2, F3, F4, यानी रचनात्मक मूल्यांकन होता है। ये साल में 4 होते हैं। योगात्मक मूल्यांकन की बात करें साल में 2 ही होते हैं, ठीक है, S1 और S2। और CC ये तो है ही आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रेसिव एवल्यूएशन। मानक कुछ नहीं होता, तो ध्यान रखिएगा, ये मानक कोई प्रकार नहीं है, तो इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसका 1 नंबर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? योगात्मक मूल्यांकन की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं। अध्यापकों को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, योगात्मक पूछ रहा है। ये तो रचनात्मक की बात होगी, गलत हो गया। शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित करना, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आंकलन करना, और ये भी गलत हो गया। लगातार की बात कर रहा है, तो मतलब क्लास के अंदर डेली पूछ रहा है, ये भी आपका रचनात्मक है। सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का ये रहा, क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन हमेशा ही सत्र के अंत में होता है, और इसका 4 नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है, 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सत्र के अंत में जो परीक्षण होता है वही आपका योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। दीक्षा राइज, हाँ जी, दीक्षा राइज पोर्टल किस शिक्षण सत्र से प्रारंभ किया गया? यह आपसे प्रश्न पूछा गया है दीक्षा राइज के बारे में। दीक्षा प्रोग्राम था तो केंद्र सरकार का था, परंतु दीक्षा राइज जो राजस्थान में स्टार्ट किया गया उसकी बात कर रहा है। हाँ जी, राजस्थान में ये प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया? दीक्षा राइज की बात कर रहा है। 25 नंबर का आंसर दो भाई फटाफट। तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था राजस्थान में दीक्षा राइज की शुरुआत कब हुई थी? जैसे ही कोरोना काल जो चल रहा था, बीच में बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी, 2018-19 के अंदर ये स्टार्ट हुआ है दीक्षा राइज, आपको याद रखना है। कोरोना काल से वैसे देखें तो दीक्षा 2017 में शुरू हो गई थी, वेंकैया नायडू ने शुरू किया था, परंतु राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो 2018-19 के अंदर ये शुरू किया गया था। 2018-19 के अंदर ये शुरू किया गया, और भारत के अंदर वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने 2017 में स्टार्ट कर दिया था। तो ध्यान रखना है 2018-19। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में SIQE स्टेट इनिशिएटिव, हाँ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन था ना, कार्यक्रम को शुरू करने के लिए OMU किनके मध्य हुआ है? तो पूछ रहा है कि ये जो कार्यक्रम चलाया गया कि राजस्थान में जो भी शिक्षा दी जाएगी वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, इसके साथ किन किन संस्थाओं को जोड़ा गया है, ये आपसे पूछ रहा है। कह रहा है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद ये जुड़ी है, और यूनिसेफ, ठीक है, आगे देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर और बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर, ठीक है, SCRT उदयपुर। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से कौन सी जुड़ी है? 26 नंबर का आंसर दो भाई, 26 नंबर का। तो ध्यान रखना है, सारी चीजें जुड़ी है। ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है, या माध्यमिक है तो ही सही है, अगर वो प्राथमिक कर देगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्राथमिक वाला एक संस्था हो गई, दूसरी यूनिसेफ हमारे साथ जुड़ी है, तीसरी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, दोनों ही माध्यमिक है, ठीक है, निदेशालय बीकानेर, और चौथी है आपकी बौद्ध समिति, 4 और 5वीं आपकी है SCRT, यानी सारे संस्थानों के माध्यम से SIQ को जोड़ा गया है, ये कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया। तो ध्यान रखना, 5 संस्थाएं इसके अंदर इंक्लूड हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में SIQE परियोजना के लिए राज्य स्तरीय शीर्षक निकाय समिति कौन सी है? राज्य स्तर पर पूछ रहा है, राज्य स्तर की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा प्रश्न को ढंग से देख लीजिएगा, कहीं जल्दबाजी में उत्तर गलत कर जाओ। राज्य स्तर पे पूछ रहा है, राज्य स्कूल शिक्षा परिषद। तो ध्यान रखना, ये तो आपकी SIQ की साथ में दे रही नहीं है, ये किसकी थी आपकी? उसकी थी, समग्र शिक्षा अभियान पे, तो ये तो नहीं है। RSCRT हो सकती है, इसमें जुड़ी हुई है, परंतु ये राज्य स्तर पर शीर्ष निकाय पूछ रहा है, सबसे ऊंचा, तो ये तो उसका पाठ्यक्रम वगैरह तैयार करती है, तो ये भी नहीं है। निदेशालय प्रारंभिक विद्यालय तो हो ही नहीं सकता, अभी बता के गया हूं, तो एक ही बच गया, प्रोग्राम स्टीयरिंग समिति, तो इसका 2 नंबर राइट आंसर होगा, इसका 2 नंबर। अरे अभी बता के गया था मुझको प्रारंभिक तो देना ही नहीं है उत्तर, और फिर भी वही देना है,
तुम लोगों का ये खोपड़ा खराब हो गया है क्या? जब मैंने कहा प्रारंभिक नाम आते ही कट कर देना ऑप्शन, माध्यमिक है दोनों ही, ये ध्यान रखना है, माध्यमिक है दोनों, ये प्राथमिक है ही नहीं, प्रारंभिक है ही नहीं। अच्छी तरह से बताया, फिर भी प्रश्न गलत करते हो, तुम लोगों की हद्दी हो गई। प्रोग्राम स्टीयरिंग समिति, याद रखिएगा इसका 2 नंबर राइट आंसर है। राज्य स्तर पर सबसे ज्यादा शीर्ष निकाय। एसआईक्यू के लिए जिला स्तरीय कोर ग्रुप का अध्ययन होता है, सॉरी अध्यक्ष होता है, कौन होता है भाई? जिलाधीश होता है, जिला प्रमुख होता है, जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम यानी माध्यमिक शिक्षा और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा। तो आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि जिला स्तर पे कौन होता है, तो ये प्रश्न आप बताइएगा फटाफट। तो ध्यान रखिएगा, जिला शिक्षा, मैंने कहा था माध्यमिक याद रखना है, आ गया ना माध्यमिक शिक्षा, तो बस कहां जाना था, प्राथमिक तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत हो गया, जिलाधीश होता नहीं, जिला प्रमुख है नहीं, तो जिला शिक्षा की बात हो रही है, तो जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ये लो, अगर एक बात पकड़ जाओगे तो प्रश्न सही होने प्रारंभ हो जाएंगे। चलिएगा 29 नंबर है, नो बैग डे कार्यक्रम के अंतर्गत बनाए गए समूह में कौन सा असंगत है? बताइएगा भाई। ये नो बैग डे वाला प्रश्न आपको इंपोर्टेंट कर लेना है, यहां से आपको जरूर पेपर में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नो बैग डे, नो बैग डे जो है, इनमें से कौन सा समूह असंगत है? बताइएगा, ये नाम रखे गए हैं। हाँ जी, कौन सा असंगत पूछ रहा है? तो देखो मैं आपको नाम लिखवा देता हूं, प्रत्येक शनिवार को अलग अलग, ये ध्यान मत रखना प्रत्येक शनिवार नो बैग डे के रूप में, परंतु सबकी थीम अलग अलग है, ये बात ध्यान रखोगे, सबकी थीम अलग अलग है। क्या क्या थीम है वो मैं बताऊंगा अभी आपको, तभी मैं कह रहा था ये कक्षा बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो देखो, नो बैग डे कार्यक्रम के अंतर्गत बनाए गए समूह में अंकुर, कक्षा 1 से 2 को बिल्कुल सही कहा गया है, इसको नाम दिया गया कक्षा 1 और 2 को क्या नाम दिया गया? अंकुर, क्योंकि उत्पन्न होते हैं, अंकुर होते हैं छोटे छोटे पौधे, तो कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी बड़े मासूम से होते हैं, है ना, नॉर्मल से होते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो गया। फिर उसके बाद में देखें, ये देखो अपन, वैसे मैं बता देता हूं आपको, कक्षा 3 से 5 के जो बालक हैं उनको क्या नाम दिया गया है? कक्षा 3 से 5 के बालकों को प्रवेश नाम दिया गया, जो कार्यक्रम है उसका क्या नाम दिया गया? प्रवेश दिया गया। फिर अगर बात करें, 5 हो गया, कक्षा 6 से 8 के बच्चों को क्या नाम दिया गया है? तो ध्यान रखना, कक्षा 6 से 8 के बच्चों को दिशा दी गई है, क्या दिया गया? दिशा नाम दिया गया है। और फिर है कक्षा 9 और 10 के बालकों को क्या नाम दिया गया है? तो इनके क्षितिज बुक लग जाती है, याद होगा आपको, क्षितिज नाम दिया गया। और फिर कक्षा 12, 11 और 12 के बालकों को उन्नति नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया है? उन्नति नाम दिया। ये सारी चीजें मैंने आपको करवा दी है, 5 ग्रुप बांटे गए हैं, रट लो। छोटे छोटे बालक होते हैं अंकुर, ये तो सही बात है, ये असंगत पूछ रहा है। फिर 3 से कक्षा 5 के बालकों को प्रवेश नाम दिया गया है, तो यहाँ कक्षा 3 से 5 के बालकों को उन्नति नाम गलत हो गया, ये इसका राइट आंसर है। अब देख लेते हैं, कक्षा 6 से 8 के बालकों को दिशा नाम दिया गया है, कक्षा 9 से 10 के बालकों के क्षितिज बुक लग जाती है ना, हिंदी की क्षितिज बुक लगती थी, याद हो तो, ये नाम दिया गया। और कक्षा 12 से 11-12 के बालकों को उन्नति नाम दिया गया, उन्नति कक्षा 11 और 12 के बालक करेंगे, तो ये इसका गलत उत्तर था, यहाँ 11-12 होता तो ये सही होता, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर होगा, इसका राइट आंसर 4 नंबर होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इतने ही थे क्या सर? ये एक प्रश्न मैं एक और करवाऊंगा आपको, अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाएंगे आप, मैंने कहा था आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाना है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान भारत का पहला राज्य है जहां पर नो बैग डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक शनिवार को मनाया जाता है। प्रत्येक शनिवार को बालक को विद्यालय में बैग लेकर नहीं जाना होता, ठीक है, परंतु प्रत्येक शनिवार को अलग अलग काम करवाने होते हैं, ये नहीं है कि प्रत्येक, तो वो क्या क्या है? जैसे पहला शनिवार होगा ना माह का, उस शनिवार को थीम क्या रखी जाती है? पहले शनिवार की थीम क्या है? उस पहले शनिवार की है राजस्थान को पहचानो, राजस्थान को पहचानो, ये थीम है उसकी। यानी इसमें राजस्थान के नक्शे बनवाए जाएंगे, उनके जिलों के बारे में बताया जाएगा, उनके इतिहास के बारे में बताया जाएगा। और जैसे ही दूसरा आएगा द्वितीय शनिवार, उसकी थीम क्या रखी गई है? नोट कर लेना सभी इस बात को, द्वितीय शनिवार की थीम है क्या रखी गई? तो द्वितीय में आपको भाषा कौशल सिखाया जाएगा, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, ये चीजें सिखाई जाएंगी, तो इसकी थीम होती है भाषा कौशल है विकास, नोट कर लीजिएगा अपनी बुक में। और तीसरा है, तीसरे शनिवार को तृतीय शनिवार है,
प्रत्येक, हाँ जी, प्रत्येक महीने के तीसरे शनिवार को क्या करवाया जाता है? तीसरे को खिलाया जाता है, खिलाया जाता है। खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, ये इसकी थीम रहती है राजस्थान, ठीक है। और चौथे शनिवार को ध्यान रखना, चौथे शनिवार को इसकी जो थीम रखी जाती है वो क्या रखी जाती है? चौथे शनिवार को मैं भी वैज्ञानिक हूं, मैं भी हूं वैज्ञानिक, मैं भी हूं वैज्ञानिक। और पांचवा जो शनिवार होता है, पांचवा जो शनिवार होता है, ध्यान रखना, पांचवा शनिवार, इस शनिवार को क्या करवाया जाता है? इसमें बाल सभा करवाई जाती है, बाल सभा मेरे अपनों के साथ, मेरे अपनों के साथ, ये थीम है नो बैग डे की। शनिवार को, प्रत्येक शनिवार में इस थीम के साथ इसको बनाया जाता है। हाँ जी, अमित सैनी, बिल्कुल आपने सही लिखा है बेटा, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, हाँ इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है। तो ये थी अपनी, मैंने आपके जीवन में मेरे हिसाब से बड़ा योगदान दिया है। जब सिलेक्शन हो जाएगा सभी का तो आपको ये दिन याद आएंगे, ठीक है। तो हमें कुछ चीजें आपके लिए जाते जाते, एक तो आपको अभी स्टडी पर पूरा ध्यान रखना है, फोकस करना है, ठीक है। हाँ, कुछ प्रश्न किसी का है तो पूछ सकते हो। हाँ जी, प्रश्न किसी का कोई भी है तो आप पूछ सकते हो, मैं देख लेता हूं। हाँ, ये दुनिया, ध्यान रखना, तारीफ के कायल तो कौन लोग होते हैं? तारीफ कौन चाहता है ये बताओ? तारीफ वैसे तो सभी लोग चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, किसी गुलजार साहब की पंक्तियां हैं, तारीफ की चाहत तो नाकाम लोगों की फितरत है, तारीफ की चाहत तो नाकाम लोगों की फितरत है, काबिल लोगों के तो दुश्मन भी कायल होते हैं, काबिल लोगों के दुश्मन भी कायल होते हैं। तो तारीफ, झूठी तारीफ मत किया करो, ध्यान रखा करो आपके अंदर क्या कमी है, उस कमी को दूर करने का प्रयास करो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।